नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें हम मिलवाते हैं किसी ऐसी शख्सियत से जिन्हें हमें मिलने का दिल से मन करता है। और मेरा ही नहीं, आप सभी का मन करेगा, क्योंकि वो शख्सियत ही कुछ अलग हटके हैं। जी हाँ, आज हमारे इसी क्रम में हमारे गुलदस्ते में है, द सुधांशु शो के गुलदस्ते में श्री आनंद दुबे, अगर दूसरे शब्दों में कहें चीफ इंजीनियर मरीन इंजीनियरिंग आनंद दुबे जी। नमस्कार। आपका बहुत सारा स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। पहला सवाल, तो चीफ इंजीनियर आनंद दुबे जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि नीला समुंदर, नीला आसमान, चारों तरफ नीला नीला, खूबसूरत लग्जूरियस लाइफ, लेकिन 6-8 महीने घर से बाहर रहना, पत्नी, बच्चों, माता पिता से दूर रह करके कैसा लगता है? पहला पार्ट तो आपने ऐसा दिखाया जैसे कि हम किसी फिल्म के शूट में या किसी शूटिंग वाले सेट पर हम बैठे हुए हैं जी। दरअसल लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट है इससे, थोड़ी क्या काफी डिफरेंट। जैसे कि आपने कहा घर से दूर, सबसे बड़ा पेन तो हमारे पास वही होता है कि अगर आकस्मिक कुछ हमें सूचना मिलती है कि घर से ऐसा कुछ हो गया, वैसा कुछ, तो हम तुरंत घर नहीं जा पाते, क्योंकि हम समुद्र के बीच में हैं, आसपास हमारे पास कन्वेंस का कोई साधन ही नहीं है जब तक कि शिप पोर्ट पे ना पहुंचे। तो किसी भी मरीनर के लिए, जहाजी के लिए, सेलर के लिए, चाहे वो नेवी में हो चाहे मर्चेंट नेवी में हो, सबसे बड़ा उसके कष्ट यही रहता है कि हम तुरंत घर वालों के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते, इमरजेंसी होती है। तो आज के जमाने में हम वेल कनेक्टेड हैं सैटेलाइट से, इंटरनेट से। शिप्स जो हैं एक एक करके धीरे धीरे इंटरनेट सस्ता करने की कोशिश करें, जिससे कि हम हर दिन जो है बातचीत कर सके, घर वालों से हाल चाल जान सके। लेकिन जब मैंने शिपिंग ज्वाइन की तो उस समय हम चिट्ठियां लिखा करते थे, और चिट्ठियां तभी जाती थी जब जहाज पोर्ट पे जाता था। पोर्ट पे वो एजेंट चिट्ठी लेके जाता था, पोस्टमैन को देता था, डाकघर में अपने जिस किसी भी देश में हो उस देश के डाकघर में चिट्ठियों को डालता था। हफ्ता 10 दिन में वो हमारे घर पहुंचती थी। और फिर घर में हमारे जैसे पिताजी बताते थे, लाइन लग जाती थी लोगों की उस चिट्ठी को पढ़ने के लिए, मदर, फादर, बाद में वाइफ आ गई, वो फिर बच्चा। तो और लोनलीनेस ऑफ कोर्स रहता है वहां पे, घर के साथ नहीं है, तो हम आपस में ही शिप जो मर्चेंट शिप्स होते हैं उसमें ज्यादा लोग रहते नहीं, 25-30 जहाज के साइज के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा 35, उससे ज्यादा नहीं। तो उसी में हम लोग अपने आप को एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। काम हमारे पास रहता है क्योंकि जो लिमिटेड सप्लाई है, जो लिमिटेड लोग है, उसी में हमको सारा काम निपटाना है। कुछ खाली समय भी मिल जाता है जिसमें कि हम आपस में ही बातचीत करके, दोस्ती यारी करके, कुछ आपस में इंडोर गेम्स खेल के, मूवीज देख के थोड़ा टाइम पास करके एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। और थोड़ा एंटरटेनमेंट तब होता है जब हम किसी पोर्ट पे पहुंचते हैं और शिप का वहां पे स्टे थोड़ा ज्यादा होता है, तो हम वो पोर्ट सिटी घूम के आ जाते हैं। बाकी वर्कलोड है, काम बटा हुआ है रैंक के हिसाब से, और ड्यूटीज बटी हुई है टाइम के हिसाब से। बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ रहती है, रहना पड़ती है, उसी हिसाब से हम अपना रेस्ट करते हैं, काम करते हैं। अच्छा, ये बताइए आनंद सिंह कि जैसे आप लोग मर्चेंट नेवी में जॉब करते हैं और 6-6, 8-8 महीने आप लोग बाहर रहते हैं, 10 महीने तक बाहर रहते हैं, और हमने ये देखा हुआ है कि जब हम फ्लाइट से उतरते हैं तो सिर में दर्द, अगर ट्रेन से उतरते हैं, अगर 24 घंटे की अगर हमने जर्नी कर लिया, हमने करीब 20 घंटे की भी जर्नी कर ली, तो उतरने के बाद हम लोगों को एक फील होता है जैसे पैर में पंपिंग हो रही है। तो क्या मर्चेंट नेवी में भी आप लोगों को इस तरह की दिक्कत आती है? एक जिससे छोटा सा टर्म कहा था जेट लैग। जैसे कि अभी आप भारत से बैठे हैं और इंग्लैंड जा रहे हैं, तो इंग्लैंड और भारत में 4-5 घंटे का डिफरेंस होता है जी। तो हमारे यहाँ जो सुबह हो रही है उस समय इंग्लैंड में आधी रात हो रही है, तो हमारे जब सो के उठने का टाइम है तो वहां पे दोपहर। तो अब जैसे कोई लंबा हमको वॉयज मिल जाता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम हांगकांग से सामान हमने उठाया, हमको यूएस में जाना है, तो हर दूसरे तीसरे दिन हमको 1 घंटा जो है घड़ी आगे पीछे करनी पड़ती है उस प्रेजेंट टाइम जोन से मिलाने के लिए। फिर उसी हिसाब से हमको सोना और उठना पड़ता है। बड़ा ही कष्टकारक होता है एक्चुअली, ये तकलीफ होती है, दिक्कत होता है, लेकिन जॉब तो जॉब है, करना तो है ही है। तो आप एक समझिए कि एक समय में जो बंदा सुबह का नाश्ता कर रहा था, उसी समय में उसको कहा जाता है कि डिनर करो। आप सुबह का जो प्राइवेट अपना फ्रेश हो रहा है उस समय आपको काम करने के लिए कहा जाता है, काम करने। थोड़ा सा समय की जो है ये दिक्कत तो होती है, और टाइम जोन के साथ मैच करने में भी समस्या थोड़ी सी होती है, लेकिन करना पड़ता है। अब हम बात करें पैसों की।
पैसे कितने बहुत ज्यादा मिलते हैं क्या? मुझे नहीं पता कि बहुत ज्यादा किस अमाउंट को कहते हैं, लेकिन हाँ, काम चल जाता है, अच्छे से चल जाता है। जैसा कि कहें हम लोग मर्चेंट नेवी में ऑफिसर रैंक में अगर जाना है तो डेक कैडेट या इंजन कैडेट बन के हम जा सकते हैं, जिसमें कि इनिशियल सैलरी भी कंपनी में डिपेंड करती है, लेकिन एक एवरेज जो फॉरेन की कंपनी है, बाहरी कंपनी है, और अब भारतीय कंपनी भी करीब समझ लीजिए हिंदुस्तानी रुपए में मोटा 20-25 हजार रुपए स्टार्टिंग सैलरी दे देती है। या अगर हम डॉलर्स में बात करें तो 300 से $500 कैडेट्स को मिल जाता है। कुछ एक कंपनियां हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट टाइप का साइन करा के रखा है या एग्रीमेंट करा के रखा है कैडेट्स को, तो वो थोड़ा ज्यादा भी सैलरी देती हैं कैडेटशिप से ही। फिर हर रैंक पर आपका प्रमोशन एग्जामिनेशन से ही होता है जी। ऐसा नहीं है कि इतने समय तक ये बंदा रह गया है इस रैंक पे तो इसको फट से ऑटोमेटिक प्रमोशन कर दी, जैसा कि आपका गवर्नमेंट जॉब्स या किसी भी कॉर्पोरेट जॉब्स में होता है। यहाँ हर रैंक का प्रमोशन के लिए आपका एग्जामिनेशन होता है, जो कि अलग अलग गवर्नमेंट कराती है। जैसे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है, डीजी शिपिंग एक संस्था है, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, उसके अंडर में एग्जामिनेशन होते हैं। आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है यूके का, तो उसके अंडर में वहां का एग्जामिनेशन होता है। तो ये सब एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद ही नेक्स्ट रैंक का प्रमोशन होता है। और अगर डेक कैडेट की जैसे आपने अभी बताई बात, तो उसके बाद अगर प्रमोट होगा वो आदमी तो किस रैंक पे जाएगा? डेक कैडेट है और एक तरफ होता है इंजन कैडेट, दो डिपार्टमेंट है हमारे पास। एक तीसरा कैटरिंग भी है, उस पर हम लोग बाद में आएंगे। तो डेक कैडेट्स होते हैं, इंजन कैडेट्स होते हैं। डेक कैडेट्स नेविगेशन डिपार्टमेंट के लड़के होते हैं, ट्रेनीज होते हैं, और इंजन रूम साइड के होते हैं इंजन कैडेट्स। तो डेक कैडेट का प्रमोशन होता है 3rd ऑफिसर की रैंक पे, फिर 2nd ऑफिसर की रैंक पे, फिर चीफ ऑफिसर की रैंक पे, फिर मास्टर या कैप्टन की रैंक पे, जो कि टॉप रैंक होता है किसी भी शिप का। उसी हिसाब से इंजन साइड से जो इंजन कैडेट्स होते हैं वो प्रमोट होकर 4th इंजीनियर बनते हैं, या उसको 3rd असिस्टेंट इंजीनियर भी बोला जाता है, फिर 2nd असिस्टेंट इंजीनियर, फिर 1st असिस्टेंट इंजीनियर, फिर चीफ इंजीनियर, जो कि शिप का टेक्निकल का टॉप रैंक होता है, और उसकी जो है रैंक कैप्टन के इक्विवेलेंट मानी जाती है। लेकिन बात कैप्टन की मानी जाती है, क्योंकि कैप्टन है, ठीक है। उसी हिसाब से इनकी सैलरी बढ़ती जाती है। और कुछ शिप्स होते हैं स्पेशलाइज शिप्स, उनमें सैलरी मैक्सिमम होती है। कुछ शिप्स जिसमें मशीनरी वगैरह कम होती है, जैसे बल्क कैरियर है, जैसे बल्क कैरियर मतलब गेहूं, चावल या सीमेंट वगैरह लोड करने वाले, तो इसमें कुछ मशीनें कम होती हैं। तो इसमें सैलरी पर्टिकुलरली अगर कंपेयर करें तो स्पेशलाइज शिप के हिसाब से थोड़ी कम होती है। स्पेशलाइज शिप्स हो जाते हैं जैसे ऑयल टैंकर्स हैं, गैस टैंकर्स हैं, वो थोड़ा सा खतरनाक होते हैं, डेंजरस शिप्स होते हैं, तो उसमें सैलरी भी थोड़ा बढ़ा के देते हैं। ज्यादा रिस्क है तो सैलरी ज्यादा देते हैं। सो देयर यू कैन गो, आई मीन चीफ इन कैप्टन की सैलरी करीब $20,000 तक भी हो सकती है अगर मंथली। रुपए में कन्वर्ट करें अगर हम देखिए, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, अगर पूरे साल का हम देखिए कि हर महीने है, साल में हमको करीब 6 महीने काम करना पड़ता है। और अगर 6 महीने काम करके अगर कंपनी बोलेगी कि आपकी सैलरी पूरे साल भर देंगे, तो करीब समझ लीजिए 8 से 9 लाख रुपए करीब बनती है सैलरी महीने की। अगर आप चाहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल हम साइन करें कि मतलब जितना दिन हम काम करें उतने दिन बाद चले जाएं, छुट्टी में हमको आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो वही सैलरी डबल हो जाती है, करीब डबल करके दे के छुट्टी पा लेते हैं, हाथ झाड़ लेती है कंपनी, ठीक है भाई। तो करीब वो $20,000 अप्रोक्सीमेटली आजकल के हिसाब से करीब 16-17 लाख रुपए करीब हो जाते हैं मंथली। 16 लाख रुपए मंथली, तो हमें लगता है ये बहुत कम नहीं है। नहीं, फिक्स मत समझिएगा, ये इससे काम चल जाता है। और ये उन लोग को मिलता है जो थोड़ा सीनियर हो जाते हैं और ग्रेड A की कंपनीज में काम करते हैं। जी जी जी। चीफ इंजीनियर सैलरी जो मैंने 20,000 बताई है, वो थोड़ी $10,000 भी होती है, $8,000 भी होती है, डिपेंडिंग ऑन किस तरीके का शिप है जी। तो मैं बताऊं फ्लेक्सिबिलिटी काफी होती है जी जी। रेनाउंड कंपनी है, स्टैंडर्ड कंपनी है, वो अपना अच्छे लोगों को, ट्रेंड लोगों को लेने के लिए थोड़ा अट्रैक्ट करते हैं ज्यादा सैलरी देके। जी जी। वैसे आनंद सर, हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी यही जानना चाहते हैं कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जनरली हमने देखा हुआ है जगह जगह पोस्टर चिपके रहते हैं, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करें, और पेपर में भी कहीं कहीं क्लासिफाइड में आ जाता है मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर इतने रुपए पाएं। तो क्या ये सब, हमें लगता है कहीं ना कहीं ये फेक तरह की भी संस्थाएं होती हैं? क्योंकि कई मेरे जानने वाले भी मिल चुके कि अरे इन्होंने किया हुआ है कोर्स, कहीं देखिए जॉब, तो अब हम लोगों को दिक्कत होती है। बड़े ही दुख की बात ये है कि जैसे कि हर फील्ड में धोखाधड़ी जहाँ होती है, यहाँ भी बच्चों के साथ बहुत धोखाधड़ी होती है।
आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे पास मैं बताऊं हर हफ्ते कम से कम एक बच्चा ऐसा कोई ना कोई आ जाता है जो बोलता है सर मैंने कोर्स कर लिया, जैसे कि आपने कहा नौकरी नहीं मिल रही है, या मुझे नौकरी दिलाने के नाम पे इन्होंने जो है इतने पैसे ले लिए हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। तो ये एक नेक्सस भी है, और वेरीफाइड अगर कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो नौकरी के चांसेस ज्यादा। देखिए हम ये नहीं कहते कि आप मर्चेंट नेवी का कोई भी ट्रेनिंग कर लेंगे तो 100% जॉब गारंटी है। क्या बीटेक का कोई कोर्स करने के बाद आपको 100% जॉब की गारंटी मिलती है? क्या इंजीनियरिंग करने के बाद मिलती है? मैंने एमबीबीएस डॉक्टर्स को देखा है अनएम्प्लॉयड घूमते हुए। तो ये भी मर्चेंट नेवी के कॉलेज भी जो कोर्सेज ऑफर करते हैं वो भी 100% गारंटी नहीं देते हैं जॉब की। मेहनत आपको करनी पड़ेगी जॉब ढूंढने के लिए, या आप पढ़ने में एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं तो जो कंपनी है वो खुद ही आपको रिक्रूट करेंगी दौड़ के आपके पीछे पीछे। तो मेरे पास एक बच्चे का फोन आया था कि सर मैंने तो एक कोर्स का नाम बताया, बीएससी नॉटिकल कर लिया है, मुझे जॉब नहीं मिल रही है। उसने किया था, उसको तो मिल गई फट से। तो मैंने बोला बेटा जैसे इंजीनियरिंग में आईआईटी होता है और एक कोई स्टेट का गवर्नमेंट कॉलेज होता है, वही अंतर है। आईआईटी वाले को जल्दी जॉब मिलेगी, स्टेट के कॉलेज वाले को थोड़ा आराम से जॉब मिलेगी। तो ये अंतर हो जाता है। वेरीफाइड कॉलेज आपकी लिस्ट डीजी शिपिंग के वेबसाइट पर क्लियरली दी हुई है। डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग आप गूगल पे डालेंगे या किसी भी ब्राउजर पे डालेंगे तो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग का वेबसाइट खुल जाएगा। वहां लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड कॉलेजेस बहुत क्लियरली दिए हुए हैं। उसमें जाइए, उसमें देखिए कि जिस कॉलेज के लिए आपके पास ऑफर आ रहा है वो अप्रूव्ड है या नहीं है। लेकिन उसके बाद भी आपको जॉब की गारंटी नहीं है, क्योंकि कॉलेज तो कॉलेज, जैसा मैंने कहा कॉलेज जो है जॉब की गारंटी देता नहीं है। इधर बीच डीजी शिपिंग ने कुछ स्टेप्स उठाए थे कि कॉलेजेस को थोड़ा स्ट्रिक्ट करने के लिए, कुछ अपना पॉइंट स्ट्रिक्ट करने के लिए उन्होंने कोशिश किया था ये कि जितने लोगों को आप रिक्रूट करें उतने लोगों को जॉब गारंटी दें। ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये पॉसिबल नहीं है। कॉलेजेस एक के बाद एक खुलते जा रहे हैं लेकिन जो पुराने लोग हैं साइन ऑफ नहीं कर रहे हैं, तो जॉब में थोड़ा सा स्टैग्नेंट कभी कभी आया था। लेकिन ऐसा नहीं है, नौकरियां हैं, बहुत सारी नौकरियां हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। जी। तो अच्छा ये बताइए कि जो लोग हमारे दर्शक देख रहे हैं वो तो इस बात का आपके लाभ उठाएंगे ही। अब हमारे एक दो मासूम से सवाल हैं। पहला तो ये कि जब आप मर्चेंट नेवी में अपना शिप लेकर के कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और तूफान के दृश्य तो हमने कई बार सिनेमा में भी देखा हुआ है, और कभी कभी होता है कि कंटेनर्स गिरने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? कुछ नहीं। नेचर से आप नहीं लड़ सकते जी। बस हम कोशिश करते हैं उस तूफान को अवॉइड करें। हमारे पास हमेशा जो है वेदर चार्ट्स वगैरह आते रहते हैं, वेदर वार्निंग आती रहती है, नॉटिकल वार्निंग्स आती रहती है। हमारे पास सैटेलाइट मैप्स है। पहले चार्ट मैप्स होते थे, अब सैटेलाइट मैप्स भी आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैप भी आते हैं, हालांकि चार्ट पे भी डिपेंड करते हैं। तो हम लोग को ये स्टॉर्म वगैरह की मॉर्निंग या बैड वेदर या लो प्रेशर जिसे कहते हैं, लो प्रेशर यानी कि जहां बहुत तेज हवा अंदर घुसे तो वो तूफान या चक्रवात जैसा बन जाता है जी। तो वो उस एरिया में जाना हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसके पास जाएंगे तो हमारा शिप पे से नियंत्रण खोने का डर रहता है। शिप में नियंत्रण तब खोता है जब इंजन बंद हो जाए। जी। अगर हमारे पास इंजन है, इंजन चल रहा है, प्रोपेलर हमारा घूम रहा है, शिप आगे की तरफ है, तो हम शिप को थोड़ा डाइवर्ट कर सकते हैं, दाहिने बाएं कर सकते हैं। लेकिन अब बाई चांस कुछ टेक्निकल मिस्टेक आ गई और शिप का इंजन चलना बंद हो गया, तब तो हम टोटली प्रकृति के ऊपर है। पकड़ी उठा के पटकेगी, दाहिने करेगी, बाएं करेगी, अंदर हम लोग समझ लीजिए हम लोग की भी हालत खराब हो जाती है काफी उस समय काम करने में। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो बैड वेदर है या लो प्रेशर एरिया है, इस तरह का कुछ खतरनाक वेदर है, उसको अवॉइड करें। कभी कभी हम लोग को पोर्ट पे जिस जाना है, आज जैसे कि कल हमें पोर्ट पे जाना है, पता चला कि उधर वेदर खराब है, तो हम थोड़ा बाहर ही रुक जाते हैं, शिप को स्लो कर लेते हैं, या फिर बीच में कहीं शांत शांत जगह पे चक्कर मारने लगते हैं। इंजन खड़ा करेंगे तो दिक्कत है, जब तक कि वो लो प्रेशर चला ना जाए या वो पोर्ट का वेदर ठीक ना हो जाए। उसी हिसाब से कभी कोई पोर्ट से निकल भी नहीं पाते हैं कि जहां हमको जाना है उधर रास्ते में लो प्रेशर है, तो हम लोग एक दिन पोर्ट पे वेट कर लेते हैं, या थोड़ा एंकरेज पे जाके लंगर डाल के खड़े हो जाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं अवॉइड करने का। हम जाबाज तो है ही है सब लोग, लेकिन हमको उसको कार्गो को, शिप का भी एक ध्यान रखना है कि हमारा मेन काम तो है भैया सामान यहाँ से वहां तक पहुंचाना। जी। तब शिप अर्न करेगा, शिप का मालिक अर्न करेगा तो हमको सैलरी देगा वो।
जी बिल्कुल। और हमारा सवाल ये था कि बाय द वे गिर जाएगा कंटेनर, आपने कंटेनर शिप की बात की, हमने एज जनरल मर्चेंट शिप की बात की। कंटेनर्स बंधे रहते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन कभी कभी होता है उसकी अगर बैड वेदर हुआ, शिप दाहिने बाएं हिलने लगा, क्योंकि कंटेनर का फ्री बोर्ड बहुत होता है, यानी कि पानी के ऊपर बहुत ज्यादा निकला रहता है, तो थोड़ी सी भी हवा में वो थोड़ा दाहिने बाएं हिलने लगता है। हालांकि उसको स्टेबलाइज करने के लिए नीचे स्टेबलाइजर्स बहुत सारे लगे रहते हैं, शिप को दाहिने बाएं रोलिंग जिसे कहते हैं, इसको रोलिंग कहते हैं, और आगे होता है तो पिचिंग कहते हैं उसको। तो रोलिंग वगैरह रोकने के लिए स्टेबलाइजर्स लगे रहते हैं काफी, लेकिन उसके बाद भी अगर बहुत ज्यादा हिलाएंगे डुलाएंगे किसी चीज को तो लैशिंग खुल जाती है। और कुछ कंटेनर अनफॉर्चुनेटली ऐसा घटना बहुत बार हुआ है कि गिर पड़े हैं, या जो सीधा स्टॉक रखा है वो टेढ़ा हो गया है। जो गिर जाते हैं समुद्र में उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं एक्चुअली, उसको रिट्रीव करने का कोई साधन हमारे पास नहीं है अभी तक। उसको रिट्रीव करने का खर्चा बहुत ज्यादा पड़ जाएगा जितने का एक कंटेनर में माल होगा, तो उससे अच्छा इंश्योरेंस कंपनियां बोलती है भाई उसको जाने दो, इनको इंश्योरेंस पे कर देंगे हम। तो जो कंटेनर जिसने हायर किया हुआ है अगर ईमानदारी से उसने इंश्योरेंस वगैरह भरा है, इंश्योरेंस का जो प्रीमियम वगैरह लिया हुआ है, तो उसको क्षतिपूर्ति हो जाती है। वैसे इधर बीच कंटेनर को हम लोगों ने भी बहुत करीब से देखा हुआ है, क्योंकि आजकल जितनी भी शूटिंग्स हो रही हैं, कई फिल्में बन रही हैं, सब में कंटेनर्स दिखाई देते हैं। और कंटेनर में वो जो विलन है उसके माल अंदर रहते हैं, और कहीं कई चीजें स्मगल हो रही होती हैं, तो कंटेनर के साथ जीने का हम लोग को भी मौका मिल जा रहा है। अच्छा ये बताइए, अभी आपने बताया कि जब आप लोग पोर्ट पे पहुंचने के पहले लो प्रेशर वाली बात आपने जो बताई, तो उसमें आप लोग घूमने लगते हैं, चक्कर लगाने लगते हैं कि अवॉइड करते हैं वहां पे। तो इसमें है कि जैसे आपका मान लीजिए ईंधन खत्म हो गया, आप अपना शिप लेके जा रहे हैं कहीं, आपका ईंधन खत्म हो गया। ऐसा मत बोलिए, नौकरी चली जाएगी मेरी। बस हम ये चाहते हैं कि उसकी जानकारी लेना चाहिए। हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले से ही कि हमारे इस वॉयज के लिए कितना ईंधन की जरूरत है जी, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। उससे हमको जो है कुछ परसेंटेज हर कंपनी का रहता है कि जितना आपने एस्टिमेट किया है उससे फलाने % ज्यादा आपको ईंधन हमेशा रहना चाहिए रिजर्व। अगर नहीं होता है तो हम रास्ते में ही वॉयज शुरू करने से पहले या फिर रास्ते में कोई जो कन्वीनियंट पोर्ट होता है वहां से फ्यूल ले लेते हैं। नॉर्मली ये होता है कि लोगों में जिज्ञासा होती है कि शिप किस फ्यूल से चलता है, पेट्रोल से चलता है कि डीजल से चलता है। तो आपको मैं बताऊं, आपकी जो कार है, हमारी कार है 4 मीटर की कार होती है, वो फ्यूल कंज्यूम करती है 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर आजकल 20 किलोमीटर करीब। तो अगर 4 मीटर, अगर 300 मीटर का जहाज है तो आप समझिए कितना पेट्रोल खर्च करेगा वो 300 मीटर का जहाज लंबा। तो अगर उसमें अगर पेट्रोल से हम चलाएंगे या डीजल से चलाएंगे तो जहाज का मालिक बैंकरप्ट हो जाएगा, एकदम इतना हो नहीं पाएगा उससे। तो नॉर्मली हम लोग फ्यूल की तरह फ्यूल यूज करते हैं। एक तेल होता है उसको कहते हैं हेवी ऑयल या फ्यूल ऑयल बोलते हैं, हेवी फ्यूल ऑयल भी बोलते हैं उसको। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है। आपको मालूम है जो क्रूड ऑयल जमीन से निकलता है जी, उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं रिफाइनरी में ले जाके, उसमें गर्म करते हैं तो उसका हल्का पार्ट ऊपर निकल जाता है, भारी पार्ट नीचे रहता है। जो सबसे भारी पार्ट होता है सबसे नीचे, वो होता है तारकोल, जिससे सड़क बनती है जी, सड़क। उससे थोड़ा हल्का आइटम होता है हमारा ये हेवी ऑयल। अच्छा, हेवी ऑयल बड़ा गाढ़ा काला होता है, बड़ा इरिटेटिंग टाइप का होता है, कहीं लग जाता है और जल्दी छूटता नहीं, कपड़ा पर तो खराब कर ही देगा। गाढ़ा होता है, लेकिन अगर इसको हम 125 डिग्री के आसपास गर्म करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज एकदम डीजल ऑयल जैसी हो जाती है। तो इस फ्यूल को हम 125 डिग्री गर्म करके यही यूज करते हैं, क्योंकि ये डीजल के समकक्ष काफी सस्ता पड़ता है। तो हम लोग फ्यूल ऑयल ले लेते हैं ऑलरेडी और रिजर्व अमाउंट भी रख लेते हैं, फिर कोई वॉयज शुरू करते हैं। तो ऐसा बहुत ही अगर लापरवाह कंपनी है या लापरवाह शिप का स्टाफ है तभी ऐसा हो सकता है कि रास्ते में फ्यूल खत्म होने की नौबत है, लोगों ने नौबत नहीं आती है ऐसी। इतना रूल्स एंड रेगुलेशन आजकल हम लोग फॉलो करते हैं। अच्छा ये बताइए आनंद सर कि जैसे गलती से या फिर जानबूझ के तो नहीं, गलती से ही हो सकता है, या फिर जो आपके शिप में जो वेस्टेज है तो वो लोग आप लोग कैसे उसको हटाते हैं? आजकल एक रेगुलेशन है, आज से नहीं है। देखिए मेरी इंडस्ट्री में ना क्या हुआ है, कुछ भी बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जी,
तो फिर आगे हम लोगों ने देखा है कि इस एक्सीडेंट को कैसे अवॉइड किया जाए, और एक रेगुलेशन निकाल दिया है जिसको सबको फॉलो करना है। एक संस्था है IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर में 40, 50, 60 जो मैरीटाइम कंपनीज है जिनके जहाज चलते हैं पानी में, उन लोगों ने साइन करके एग्रीमेंट किया हुआ है कि भाई आप जो बोलेंगे हम लोग सब मानेंगे, और उसमें हर कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव बैठता है कि भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। टाइटैनिक डूबा तो टाइटैनिक के बाद में SOLAS आ गया, SOLAS, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। टाइटैनिक में बताया गया था 2000 लोग थे, लेकिन लाइफ जैकेट उतनी नहीं थी या फिर लाइफ बोट उतनी नहीं थी जितना सब लोग जा सके। तो उसके बाद 16 आ गया, उसमें बताया गया कि इतने लोग जहाज पर है तो इतना आपके पास जीवन रक्षक उपकरण होने चाहिए बराबर काम करने वाले। उसी हिसाब से अमेरिका में टोरी कैनियन नाम का एक, US में ही मेरे ख्याल से टोरी कैनियन UK में गया था। एनीवे, एक जहाज डूबा, उसका पूरा तेल पानी में आ गया। उसके बाद US में भी, मुझे याद नहीं आ रहा शिप का नाम, एक जहाज डूबा, ऐसा पानी आया अलास्का के पास, ऐसा तेल आया कि आसपास का जितना मछली थी खत्म हो गई। और आज तक उस घटना के 25-30 साल हो गए, 40 साल हो गए, आज तक वो जमीन में तेल हो गया, मछलियां नहीं आ रही, पूरा शिपिंग जो गांव था खत्म हो गया एकदम। उसके बाद आ गया मार्पोल, मैरीन पोल्यूशन शॉर्ट में कहते हैं। तो मार्पोल एक रेगुलेशन है जो कि हर जहाज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, और ये बताता है कि आपको पोल्यूशन से बचने के लिए, समुद्र को गंदा करने से बचने के लिए आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे शिप में। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ऑयल का ही, ऑयल पोल्यूशन। आज की तारीख में हम एक बूंद तेल डाल देंगे अगर, और किसी ने देख लिया, तो शिप की खाट खड़ी हो जाएगी पूरी, शिप भी अरेस्ट हो जाएगा, शिप का क्रू भी अरेस्ट हो जाएगा। तो उसमें तरीका है, जैसे आपके पास भाई काम वाम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तेल आ जाता है, तो उसमें एक रेगुलेशन है, जैसे कि 15 ppm इक्विपमेंट होता है, एक मशीन होती है जिसमें कि अगर हम पानी, वेस्ट पानी जब समुद्र में निकालते हैं तो वो मॉनिटर करता रहता है कि इस पानी में तेल का कंटेंट कितना है, और वो तेल का कंटेंट मैक्सिमम 15 ppm होना चाहिए। ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन होता है 10 लाख। 15 ppm यानी कि अगर हम 10 लाख बूंद पानी का डाल रहे हैं तो उसमें 14.5 बूंद से ज्यादा तेल नहीं होना चाहिए। वो एक्चुअली नथिंग, पता भी नहीं चलेगा आपको, एक शुद्ध पानी जैसा ही दिखता है वो। यानी कि अगर हम 1 मिलियन 10 लाख लीटर पानी डाल रहे हैं, उतना जाता नहीं है वैसे, तो 15 ppm यानी कि उसमें 14.5, 15 नहीं, 15 से नीचे ppm से तेल ज्यादा नहीं होना चाहिए, उतना एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इसी तरह से आप पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं जब कैडेट था तो रात में धीरे से हमारे जो सीनियर्स थे कोशिश करते थे तेल निकालने का पानी में, इलीगल है वो, लेकिन अब नहीं कर सकते ऐसा। मैं बता रहा हूँ 80s 90s की बात, उस समय रेगुलेशन उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता था, इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ था, लेकिन आज के जमाने में बहुत स्ट्रिक्ट है। आप इवन पेपर में नहीं फेंक सकते हैं पानी के अंदर। पहले होता था कि मेटल या ग्लास फेंक दीजिए, उससे प्रदूषण नहीं होता, लेकिन आज मेटल ग्लास फेंकने के लिए भी हम लोग को मना ही है एकदम। फूड वेस्ट, जो खाने का बचा हुआ होता है फूड वेस्ट, पहले हम लोग पानी में फेंक देते थे कि मछलियां खा जाएंगी, आज भी फेंक सकते हैं, लेकिन उसको चॉप करके छोटा छोटा टुकड़ा करके 2.5 सेंटीमीटर से नीचे, या 2.5 सेंटीमीटर से नीचे छोटा छोटा टुकड़ा करके तभी फेंक सकते हैं, वो भी किनारे के आसपास नहीं। फिर भी अभी दुनिया के कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे कि कुछ भी फेंकना अलाउड नहीं है, स्पेशल एरिया बोलते हैं, स्पेशल जोन्स बोलते हैं उसको। तो रेगुलेशन हम लोग को मना करता है करने के लिए, तो जो भी वेस्ट तेल निकलता है उसको हम शिप में ही रखते हैं, और जब किनारे पहुंचते, किसी पोर्ट पहुंचते हैं, तो वो वेस्ट का फैसिलिटी के लिए एक बार जाता है तो उसको हम दे देते हैं, उसके लिए भी हमको खर्च करना पड़ता है कि भाई हमारा जो है, जो कचरा तेल है आप लेके जाओ। वो लेके जाके क्या करता है वो हमें नहीं पता, वो उसको जला देता होगा या किसी इंडस्ट्री को दे देता होगा या इंसिनेट करता होगा, कुछ भी करता होगा, हमको नहीं पता। उसी तरह गार्बेज के लिए भी बोट्स आती है, गार्बेज वाली आके खड़ी होती किनारे, हम क्रेन से अपना कचरा उसमें छोड़ देते हैं, लेके जाते हैं वो लोग, जो करना कर, लैंडफिल में डालें या उसको रिसाइकिल करें, कुछ भी करें जो भी उसका। अब हम थोड़ा सा सवालों का रुख बदलते हैं। बिल्कुल, काफी चैलेंजिंग जॉब रहता है आप लोगों का, कभी कभी वेल आ सकती है, हम लोग तो समुद्र में गए नहीं, मैंने एक बार समुद्र देखा था गेटवे ऑफ इंडिया से,
मुझे इतना डर लगा कि जिनके साथ में था उन्होंने कई बार हमसे कहा कि आइए चलते हैं, वो मडाई लैंड है शायद, वहां से गेट पे आप एलिफेंटा तो उन्होंने हमसे कई बार कहा कि आइए, लेकिन वो मैंने देखा कि 10-10 फीट तक लहरें ऊपर आ जा रही हैं। हमने कहा कि छोड़ दीजिए, हमें हमारी जान चली जाएगी। हमने बिल्कुल मना कर दिया, एक सिरे से नकार दिया कि हमें समुद्र में उतरना ही नहीं है। आप लोग हमेशा अपनी जान को हथेली पे लेकर के काम करते हैं, तो कभी क्या कोई ऐसी घटना घटी जिससे लगा हो कि यार आज मौत बस छू के निकल गई? कई बार हुआ, लेकिन ये सब मैं शेयर करता नहीं जल्दी, घर वाले परेशान हो जाते हैं थोड़ा सा। तूफान तो जैसे हमने बताया हम लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ होता है, टाइम मेंटेन करना है कि आपको मंगलवार तक वहां पहुंचना ही पहुंचना है, नहीं तो आपके ऊपर इतना डैमेज लग जाएगा, इतना जुर्माना हो जाएगा जी। क्योंकि हमको भी समय के अंदर में अपना माल वहां पहुंचाना है, नहीं तो व्यापार मोस्टली। तो किनारे वालों को उतना समझ नहीं आता है कि समुद्र में क्या खतरा है, बहुत ज्यादा आता है, लेकिन उसमें भी कुछ एक्स मर्चेंट नेवी वाले होते हैं, वो बोलते हैं नहीं तुम ऐसे करके वैसे करके निकल सकते, तो कभी कभी थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। तो ऐसे ही हुआ था एक बार जब मैं नया शिप में आया था, नया ऑफिसर बना था, आई वाज फोर्थ इंजीनियर, मैं फोर्थ इंजीनियर था, तो उस समय मैक्सिको में भूकंप आया हुआ था और साथ साथ बहुत बड़ा तूफान भी आया हुआ था। तो हम लोग मैक्सिको जा रहे थे लोड कर, नहीं हम लोग मैक्सिको से लोड करके वापस आ रहे थे यूएस में, टेक्सास में। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में हम तूफान में फंसे थे काफी बुरी तरह से, और उस दिन मुझे पहली बार उल्टी हो गई थी, फर्स्ट टाइम। मैंने पहले तो लग रहा था कि हाँ घूम रहा है दाहिने बाएं, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा टेढ़ा मेढ़ा हो रहे हैं हम, उसी मजे ले रहे थे। लेकिन भोजन करने के बाद मेरे को उल्टी हो गई, और उसके बाद इंजनों में अपने ड्यूटी पे गया। ड्यूटी में मैं उसे हिला डुला नहीं जा रहा था। उस दिन लग रहा था, फिर जहाज इतनी तेज घूम रहा था कि आज लग रहा था कि हमारा जो है जहाज का काम तमाम होने वाला है, शिप का काम तमाम होने वाला था, ऐसा लगा था। हालांकि कुछ हुआ नहीं। आजकल की शिप्स, बड़े मॉडर्न शिप्स जो है बड़े ही अच्छे तरीके से बने होते हैं, उसमें खाली चैम्बर्स काफी ज्यादा होते हैं, इसको वॉइड स्पेसेस कहते हैं, और वो शिप को फ्लोट करके रखते हैं अक्सर। बहुत आसान नहीं होता किसी शिप को डुबाना आजकल, तो बैलेंस बना रहा। लेकिन सवेरे जब हम लोग निकले थे बाहर, एकोमोडेशन के बाहर निकले, ओपन एरिया में जब गए थे, तो काफी डैमेज था। पानी की ताकत देखिए, सिर्फ पानी ने मार मार के करीब 10 mm की प्लेट हमारे डेक की टेढ़ी कर दी थी एकदम। इतनी मोटी प्लेट चद्दर जो थी जी, पानी मार मार के खाली टेढ़ा होकर उल्टा हो गया था, ऐसा सिर्फ पानी की ताकत से। पानी की ताकत है। तो हम लोग फिर उस दिन निकले, तो उस दिन सवेरे सवेरे बोला कि हमने ठीक है, यही मेरी लाइफ है, ऐसे ही रहना है हमें। उसके बाद से एक तरह से डर खत्म हो गया, उसमें से डर खत्म हो गया। ये ऐसा फिर 2-3 बार हुआ था, उसमें तो और हम लोग मजे लेने के लिए ब्रिज पे चले जाते हैं, थोड़ा डर के आगे जरा देखा जाए कैसा है। तो झूमता है, अरे देखो झूम रहा है, अरे इतना तेज पानी आ रहा है, तो कैमरे में से फोटोग्राफ्स वगैरह भी खींचते हैं उसकी बैठ के। आजकल तो मोबाइल फोन हो गया, तो लोग जो है वीडियोस बना के डाल रहे हैं उसमें। जी 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 जी। अच्छा, वैसे बातें करके आपसे काफी मजा आ रहा है। जी तो नहीं कर रहा है कि अभी चलने के लिए कहा जाए, लेकिन कुछ समय की बाध्यता है। लेकिन फिर भी चलने से पहले आप जो नए लोग, जो नए बच्चे आना चाहते हैं मरीन फील्ड में, उनके लिए आप कुछ संदेश दे दें। मेरा संदेश यही है कि आपके शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि हम मर्चेंट नेवी में जॉब दिला दें, हमको इतना पेमेंट चाहिए होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आपको एडमिशन लेना है, उसके लिए वेरीफाई करिए डीजी शिपिंग के वेबसाइट पर जाके, वहां पे आपको अप्रूव्ड कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी। फिर अपने आप को पहचानिए कि मैं एकेडमिकली कितना अच्छा हूँ। देखिए, मर्चेंट नेवी में क्लास 10th के बाद भी जा सकते हैं, क्लास 12th के बाद भी जा सकते हैं। क्लास 10th के बाद जाने वाले वो लोग हैं जो कि सपोर्ट स्टाफ होते हैं, ऑफिसर नहीं होते हैं। जीपी रेटिंग होते हैं, जनरल पर्पस रेटिंग, इंजनों में भी, डेक में भी, ठीक है। उनकी सैलरी थोड़ी कम होती है, लेकिन आप कालांतर में मेहनत करके उस शिप के बारे में जान के आप ऑफिसर बन सकते हैं, एग्जामिनेशन वगैरह देख के। दूसरा ट्रेड है जाने का ऑफिसर बन के, जिसमें कि मैंने बताया उसमें कोर्सेस होते हैं। बीएससी नॉटिकल साइंस होता है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस होता है, डीएनएस जिसे कहते हैं, और एक बीटेक या बीई मरीन होता है। बीई बीटेक मरीन करके आप इंजन रूम साइड में जा सकते हैं, एक किसी अप्रूव्ड
डीजी शिपिंग से अप्रूव कॉलेज में आपको वो कोर्स करना पड़ेगा। ये सारे कोर्स जो मैंने बताए हैं। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस 1 साल का कोर्स होता है। उसको करने के बाद आपको 3 साल कैडेटशिप करनी पड़ेगी और फिर आप थर्ड ऑफिसर की पोस्ट पे प्रमोट हो सकते हैं। बीएससी नॉटिकल साइंस 3 साल का कोर्स होता है। उसको करने के बाद आप 1 साल हो सकता है कैडेटशिप करो, आपके परफॉर्मेंस पे वो तुरंत जो है थर्ड ऑफिसर की पोस्ट पे प्रमोट कर देंगे। बीएससी या बीटेक मरीन 4 साल का कोर्स होता है जो कि अप्रूव मैरीटाइम कॉलेज से होता है। उसको करने के बाद आप एज ए 5th इंजीनियर या ट्रेनिंग इंजीनियर रिक्रूट हो जाओगे। फिर एग्जामिनेशन देके आप 4th इंजीनियर या 3rd असिस्टेंट इंजीनियर रिक्रूट हो जाओगे। एक और तरीका है कैटरिंग डिपार्टमेंट, जिसके बारे में हम लोगों ने बात नहीं किया अभी तक। कैटरिंग डिपार्टमेंट या हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट भी होता है। कैटरिंग डिपार्टमेंट के लिए जो होटल मैनेजमेंट के ग्रेजुएट्स हैं उनका 6 महीने का कोर्स होता है, CCMC बोलते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स इन मैरीटाइम कैटरिंग। 6 महीने का कोर्स होता है। उसको करने के बाद आप मैरीटाइम किसी भी कंपनी में अप्लाई करोगे जहां वैकेंसी है, तो आपको असिस्टेंट कुक या फिर स्टीवर्ड के तौर पे आपको ले लेगा। थोड़े दिन स्टीवर्ड रहोगे, आपको शिप का हाउसकीपिंग देखना पड़ेगा, यानी ऑफिसर्स का जो है रूम वगैरह मेंटेन करना पड़ेगा। फिर असिस्टेंट कुक बनोगे तो आप किचन में काम करोगे और फिर उसके बाद चीफ कुक या फिर कैटरिंग ऑफिसर बन सकते हो। तो ये 3 ट्रेड होती है जाने की शिप में। इसके बारे में आप पहले पता लगाइए, जो है मर्चेंट नेवी में उनसे पूछिए, किसी दलाल के चक्कर में मत आइए। आजकल हर शहर में कॉलेज मिलेंगे नहीं, लेकिन हो सकता है आपके शहर में कॉलेज हो। उसके बारे में वेरीफाई करिए डीजी शिपिंग के वेबसाइट पर जाके। वहां पे लिस्ट ऑफ बहुत आसानी से मिल जाएगा। आजकल आप सभी लोग कंप्यूटर से माहिर हो, सबके पास मोबाइल फोन है। डीजी शिपिंग का वेबसाइट खोलिए, वहां पे लिस्ट ऑफ अप्रूव कॉलेज मिल जाएंगे। उसमें जाइए, कुछ गूगल करिए, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स, जैसे यहाँ वाराणसी में हमारे बनारस मैरीटाइम ऑफिसर्स एसोसिएशन एक है, BMOA, जिसका कि मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। यहाँ पे किसी भी बंदे से पूछिए या मुझसे पूछिए, मैं आपको गाइड करूंगा कैसे क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। ठीक है। पैसे लगते हैं ट्रेनिंग में, सस्ता कोर्स नहीं है, तो इकोनॉमिकली भी आपको थोड़ा सा, अगर हम लमसम की बात करें, अगर एक टेंटेटिव प्राइस की बात करें, तो कितने से शुरू? देखिए, मैंने जैसा सपोर्ट स्टाफ की बात की है, जीपी रेटिंग की बात, तो उसका 6 महीने का कोर्स होता है। उससे 2 से 2.5 लाख से 3 लाख रुपए करीब लग जाते हैं जी, 6 महीने के। उसमें खाने का बंदोबस्त, हॉस्टल, खाना पीना सब है उसमें। CCMC का भी ऑलमोस्ट इतना ही है, 6 महीने का है। रेजिडेंशियल कोर्स होता है, वहीं रहना है, वहीं खाना पीना, ट्रेनिंग है, करीब इतना ही आएगा। बीटेक और BSc नॉटिकल जो कि 3 साल 4 साल के कोर्स हैं, तो मोटा मोटा मान लीजिए कि 1 साल का जितना आएगा 4 से 5 लाख रुपए जी, और 4 साल में करीब 15-20 लाख रुपए करीब खर्च हो जाते हैं जी जी। तो जैसे भी हो उतना अगर मेंटेन करेंगे तो आप सोचिए कि हम इस काम में बढ़ सकते हैं। एक और तरीका है, जैसे जीपी रेटिंग में आप गए, आपने अर्न किया, पैसे कमाए, अब उसके बाद जो है आगे ऑफिसर बन जाइए। थोड़ा सा मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सा ये होता है कि हाँ, कोर्सेस महंगे हैं, लेकिन अगर आप फ्रूटफुली इसको कंप्लीट कर देंगे और शिप में चले जाएंगे तो आपकी लाइफ सेट है। लोगों को बहुत कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है कि ये मरीनर है, ये सेलर है, तो ये तो बहुत बिगड़ा आदमी होगा, दारू पीता होगा, सिगरेट पीता होगा, आवारा होगा। ऐसा नहीं है। हम लोग पूरी दुनिया घूमते हैं 3 महीने 4 महीने, लेकिन लौट के घर ही आते हैं। सबसे बड़ी बात ये, और फैमिली के प्रति हम लोग बहुत जिम्मेदार होते हैं। बाहर रहते हैं तो भी परिवार के बारे में सोचते रहते हैं कि उनको ठीक से खाना पीना मिल रहा है, स्कूल जा रहे हैं कि नहीं है, पत्नी कैसी है, माँ बाप के साथ ठीक बन रही है कि नहीं है। तो हम लोग बड़े लॉयल लोग हैं और महिलाओं की बड़ी इज्जत करते हैं। बहुत खूब। वैसे इस समय मरीन के ही एक ऐसा केस आया हुआ कि मैं समझ रहा हूँ कि आपका इशारा उधर ही होगा। खैर, हम लोग नाम नहीं लेते हैं उस आइटम का, उस चीज का हम लोग नाम नहीं लेते हैं। फिलहाल आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, हमारे द सुधांशु शो के दर्शकों से रूबरू हुए, इतना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। तो आज हम लेते हैं चीफ इंजीनियर आनंद दुबे सर को यहीं पे विदा। अगर आप भी मरीन इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जैसे सर ने बताया वैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहीं पर लेते हैं आपसे विदा। अगली बार हम होंगे एक नए अतिथि के साथ, तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार।